हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 चैप्टर की ऑलरेडी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अभी जैसे कि आपको पता है, आपका हर एक असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड होता है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Third, assertion is true but reason is false. लास्ट वन इज बोथ assertion and reason are false. ये चारों ऑप्शन हमेशा आपको गिवन होता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस आज कर लेते हैं चैप्टर 3 का। तो देखो, फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, assertion यानी कि एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो current flows in a conductor only when there is an external electric field within the conductor. तो assertion में बोला जा रहा है कि करंट कब फ्लो करेगा कंडक्टर में, जब इसके अंदर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में होगा। रीजन क्या गिवन है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग ईच स्टेटमेंट को पहले चेक करेंगे एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये जो रीज़न है, क्या इस असर्शन और इस स्टेटमेंट का सही रीज़न है या नहीं है। ठीक है, ये इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है या नहीं। तो देखो, आपको जैसे पता है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, किस तरह से? रैंडमली मूव करते हैं, यानी कि उनका कुछ प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, हर दिशा में जाते हैं, रैंडमली उनका मोशन होता है इन ऑल डायरेक्शन में। उस पॉसिबिलिटी हर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हेंस देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नो करंट फ्लो इन द कंडक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो देयर इज नो करंट फ्लो इन द कंडक्टर, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ही नहीं करते हैं, वो रैंडमली मोशन में होते हैं। ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है, जिसी डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसी भी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मूव्स फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। उनका मोशन किस तरह से होता है? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, सो दस देयर इज अ करंट फ्लो। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी वक्त करंट फ्लो करेगा। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी किसको प्रोपोर्शनल होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, ये जो वीडी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा म्यू। म्यू क्या है? दैट इज द मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी। तो इसका मतलब देखो, आपका असर्शन जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, रीजन जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो असर्शन गिवन है, इसका ये रीजन नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा, बोथ असर्शन रीजन तो ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, इसको याद रखोगे, दोनों स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, लेकिन दिस ये रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है गिवन असर्शन का। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असर्शन गिवन है
फॉर गुड कंडक्टर के लिए जो IV यानी कि जो आपका करंट एंड पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से होता है, इज अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू करंट एक्सिस. रीजन गिवन है by Ohm's law, voltage across the ends of a conductor is directly proportional to the resistance of the conductor. ओके तो देखो यहाँ पे आप लोग जो VI ग्राफ है, VI ग्राफ क्या शो करता है, द गिवन ग्राफ शोज द VI ग्राफ फॉर अ गुड कंडक्टर के लिए जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे गिवन है कि परफेक्ट स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू करंट एक्सिस को इंक्लाइन होगा. ठीक है, इस तरह से देखो ये आपको, लेकिन आपको क्या पता है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ अ गिवन कंडक्टर. यानी कि V प्रोपोर्शनल होता है I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हमें पता है. यानी कि अगर करंट आपका इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट V इक्वल्स टू RI. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से होगा. ठीक है, यानी कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो R है इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो VI ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी I जब इंक्रीज करेगा V भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विथ I. ठीक है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन जो आपको गिवन है बोथ आर फॉल्स. ओके, बोथ आर फॉल्स, क्योंकि हमने अभी देखा जो ग्राफ VI ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू करंट एक्सिस. नो, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. रीजन में लिखा गया है क्या कि वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओवर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. नो, ये भी आपका फॉल्स हो गया. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे assertion Ohm's law is not valid if current depends on voltage non-linearly. Reason Ohm's law is a fundamental law of nature. तो ये जो रीजन आपको गिवन है, Ohm's law is a fundamental law of nature, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं है, इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. इट फेल्स इन द फॉलोइंग कंडीशन में फेल हो जाता है, इसी वजह से ये फंडामेंटल लॉ नहीं हो पा रहा है. ठीक है, जैसे कि वोल्टेज डिपेंड्स ऑन करंट नॉन लिनियरली. कंडीशंस क्या है, वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे नॉन लिनियरली. यानी कि ये जो असर्शन आपको गिवन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये रीजन फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वोल्टेज. वोल्टेज के साइन पे डिपेंड करेगा कि करंट एंड वोल्टेज के बीच में किस टाइप का रिलेशन आएगा. एंड थर्डली, बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यूनिलैटरल डिवाइसेस जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स. ओके, ये हमने एलाबोरेटली डिटेल में स्टडी किया है, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हो वहाँ पे. तो बेसिकली इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या मेन पॉइंट है इसमें, कि ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि इस रीजन के वजह से, इस कंडीशन के वजह से ये फेल हो जा रहा है. ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका असर्शन जो है दैट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्वेश्चन. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल
is constant. Reason है ionic concentration of the electrolyte remains same during use of a cell. ओके, तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग. ओके, तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, assertion एंड रीजन, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है. देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कांस्टेंट होता है, लेकिन एक्चुअली में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज नॉट कांस्टेंट, वो वैरी करता रहता है. ठीक है, एंड ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया. रीजन जो गिवन है, आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग यूज ऑफ ए सेल, ये भी डिपेंड करेगा. किस पर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सेम नहीं रहता है ड्यूरिंग यूज ऑफ अ सेल, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ही आपका कांस्टेंट नहीं रहता. इसी वजह से जो इंटरनल किस पर डिपेंड करेगा? आयोनिक कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा. ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपका हो गया रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग. असर्शन भी फॉल्स हो गया, रीजन भी आपका फॉल्स हो गया. नेक्स्ट देखो, असर्शन में एक आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, द गिवन फिगर डज नॉट शो अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो रीजन, ये आपको फिगर गिवन है, रीजन लिखा गया है बैलेंस्ड ब्रिज के लिए स्मॉल करंट शुड फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट फ्लो करना चाहिए. देखो, इस पर्टिकुलर जो आपको क्वेश्चन गिवन है असर्शन एंड रीजन में, द ब्रीज इज सेड टू बी बैलेंस्ड कब होगा? स्मॉल करंट नहीं, जब नो करंट, व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट, नो करंट फ्लो होना चाहिए, तभी आपका ब्रिज बैलेंस हो सकता है, जो कि आपने ऑलरेडी कंसेप्ट में पढ़ा है. ठीक है, तो ये तो रीजन हो गया फॉल्स, लेकिन ये जो असर्शन है यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा, जो गिवन है जो व्हीटस्टोन ब्रिज, वो बैलेंस्ड नहीं है. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा. यानी कि जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 6 नंबर, if the length of the conductor is doubled, the drift velocity will become half of the original value, keeping potential difference unchanged. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आपका किसके बीच में? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच में. एंड रीजन जो गिवन है, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. देखो, तो पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन. वी डी इक्वल्स टू स्मॉल ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, टाउ रिलैक्सेशन टाइम. ओके, ई बाई एम इंटू टाउ. तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस बाय द डिस्टेंस, यानी कि लेंथ आप लोग ले सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ ई आप लोग वी बाई एल पुट कर सकते हो. तो वी डी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा. हमें वी को कांस्टेंट रखना है. ओके, सो वी डी के साथ एल का रिलेशन किस तरह से है? इनवर्सली है. ओके, यानी कि जब आप एल को डबल करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा. जब इसको आप डबल करोगे तो ये क्या होगा? हाफ होगा. एल को जब आप 2L करोगे तो वी क्या हो जाएगा? वी बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. एंड आपका ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट था वो भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि आप लोग बोल सकते हो इस पर्टिकुलर असर्शन का रीजन दिस वन, यानी कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इस असर्शन को। तो आपका जो ऑप्शन ए वो सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, नंबर 7 में जो assertion आपको गिवन है, Kirchhoff's junction rule can be applied to a junction of several lines or a point in a line. इसका रीजन गिवन है, when steady current is flowing there is no accumulation of charges at any junction or at any point in a line. यहाँ पे जो assertion आपको गिवन है that is true, and इसका जो रीजन भी गिवन है this is also द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस गिवन असर्शन। कैसे देखो, जो किर्चॉफ्स जंक्शन रूल होता है और आपका जो KCL किर्चॉफ्स करंट लॉ अप्लाइज टू एनी जंक्शन और नोड को अप्लाई होता है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस और वायर्स मीटिंग देयर। ओके, यानी कि ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हो गया। सिमिलरली रीजन जो गिवन है, इन अ स्टेडी करंट में क्या होगा, स्टेडी करंट में द रेट एट विच द चार्ज enters a junction is equal to the rate at which it leaves. Okay, this means क्या है कि there is no net accumulation or depletion of charge at that point over time. इसका मतलब ये दोनों आपका reason and assertion correct है, and reason is the correct explanation of assertion. So basically बोथ्स ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, सो यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग 4th चैप्टर का डिस्कस करेंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग।